तो आज से शुरू करते हैं क्लास 11th का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, है ना। तो क्लास 11th का पहला चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं, ये है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में सबसे पहले हम ये जाने, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, ये एक साइंस की एक ब्रांच है फिजिक्स, जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, वैसे फिजिक्स। तो फिजिक्स है क्या, व्हाट इज फिजिक्स। सबसे पहले फिजिक्स के बारे में हम बात करें, क्योंकि जब तक हम इसके बारे में नहीं बताएंगे तब तक आगे की चीज़ें बताना वो चीज़ सही नहीं मानी जाएगी। तो व्हाट इज फिजिक्स, तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है। सबसे पहले फिजिक्स के बारे में ऐसे समझो, फिजिक्स क्या है। इसमें तीन चीजें आती हैं, ऑब्जर्व करना, डिस्क्राइब करना और उसका डिस्क्रिप्शन का मेजरमेंट। तो पहला जो अगर हम फिजिक्स में देखें तो ये एक तरीके की साइंस है। साइंस में क्या क्या चीजें आ रही हैं, पहली चीज आ रही है ऑब्जर्व, फिर डिस्क्राइब, फिर मेजरमेंट। में हम ऑब्जर्व करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे और मेजरमेंट करेंगे। तो साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करना और मेजरमेंट। तो डिस्क्राइब किसको करेंगे, सबसे पहली बात आती है कि हम अगर डिस्क्राइब करने जा रहे हैं तो किसको डिस्क्राइब करेंगे। तो डिस्क्राइब हम हमेशा करेंगे जब भी कभी किसी चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे जो फिजिक्स के अंतर्गत आती है। वो क्या चीज़ आती है, वो सारे नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना, जितने भी नेचुरल फिनोमेना हैं सबको हम ऑब्जर्व करें, डिस्क्राइब करें और मेजरमेंट करें। तो वो फिजिक्स की वो एक ऐसी साइंस होती है जिसको हम फिजिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आई। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, तो किसका कर रहे हैं। तो देखो, नेचर में केवल दो ही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं पूरे नेचर में। अगर नेचुरल फिनोमेना कहीं पर भी हो रहा है तो केवल दो चीज़ों के कारण हो रहा है, एक तो एनर्जी है और दूसरा क्या है, मैटर है। तो एनर्जी और मैटर, तो ये ऑल नेचुरल फिनोमेनास रिलेटेड टू एनर्जी एंड मैटर। तो एनर्जी और मैटर, इन दोनों से रिलेटेड जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं उनको ऑब्जर्व करना, डिस्क्राइब करना और मेजरमेंट करने की जो साइंस है वो फिजिक्स कहलाती है। ऐसे हम बोल सकते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल देकर के हम बताते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। न्यूटन साहब बैठे थे, है ना। तो न्यूटन साहब जब बैठे थे पेड़ के नीचे, जो पेड़ था, ये सेब का पेड़ था और यहाँ पर न्यूटन साहब बैठे हुए थे। न्यूटन साहब यहाँ पर बैठे थे और ये जो है अपना जो भी कर रहे हो। तो ये देखिए ऊपर से कि जो सेब गिरा, यहाँ से जो सेब गिरा, वो सेब जो है वो नीचे ही क्यों गिरा, सेब जो गिरा वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया या अगल बगल क्यों नहीं चला गया। तो ये पहले इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, इस फिनोमेना को, जो ये एप्पल जो नीचे की तरफ गिर रहा था उसको इन्होंने ऑब्जर्व किया। फिर उसके बाद इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब करके इन्होंने बताया कि ये जो सेब नीचे गिर रहा है वो इसलिए गिर रहा है क्योंकि अर्थ जो है वो हर एक बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए वो वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ गिर रहा है। अभी हम आगे इसमें चैप्टर जो आता है ग्रेविटेशन, उसमें हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ाएंगे भी आपको। तो यहाँ पर जो ये बात आई, ये आ गई कि सेब नीचे गिरा। उसके बाद मेजरमेंट, जब तक मेजरमेंट नहीं होगा तब तक ये साइंस कंप्लीट नहीं होगी। तो साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो मेजरमेंट का होता है। फिर उन्होंने मेजर करके बताया कि जो अर्थ होती है वो कितना फोर्स लगाती है, या कोई भी एक बॉडी दूसरी बॉडी को जब अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है, तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है, कितना फोर्स लगता है। क्योंकि ये पता भी तो होना चाहिए कि कितना फोर्स लगता है, ज़्यादा फोर्स लग रहा है या कम फोर्स लग रहा है। तो इसके बारे में भी जो है इन्होंने इसके बताया। तो जब तक मेजरमेंट नहीं हुआ तब तक ये बात पूरी कंप्लीट नहीं मानी गई। तो यहाँ पर आया पहला ऑब्जर्वेशन, फिर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करना उसको, और उसका फिर मेजरमेंट। तो इस तरीके से पूरी फिजिक्स इसकी कंप्लीट हुई। जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने दिया वो एक तरीके से यहाँ पर अभी आगे हम आपको पढ़ाएंगे भी, और इसको हमने आपको एग्जांपल देकर के बताया। तो यहाँ पर ये और भी बाकी फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं।
हम फिजिक्स में भी ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ये अलग अलग तरीके की वेरियस ब्रांचेस है ना। तो वेरियस ब्रांचेस हैं इसकी फिजिक्स की, जो हम अभी आगे समय समय पर पढ़ते रहेंगे। अब बात ये आती है, एक टर्म आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, टर्म होता है फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, और जरा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखें तो फिजिकल क्वांटिटी है ना। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी देखो, जब भी कभी हम मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं, जो हमने ऑब्जर्व किया या जो चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको हम मेजर करते हैं, जो फिजिक्स के लॉज को जो मेजर करते हैं, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। तो फिजिक्स के लॉज को जो मेजर किया जाता है, जो हमने लॉज निकाले हैं, जो नियम निकाले हैं, या जो हाइपोथेसिस है, उसका मेजरमेंट जब भी हम कभी करते हैं तो वो हम एक फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो फिजिकल क्वांटिटी जिनके द्वारा हम फिजिक्स के जितने भी लॉज होते हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनका मेजरमेंट करते हैं। तो बाय विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी described and measured, है ना। तो बस इतनी बातें आप इसमें ध्यान रखिए कि फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसमें हम जो है ये इस तरीके से जिसके द्वारा हम फिजिक्स के लॉज को ऑब्जर्व करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं और मेजर करते हैं उनको, है ना। अब हम इसके बाद बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी की। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो बेसिकली 3 तरीके की होती है, पहले भी आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, फिजिकल क्वांटिटीज वो 3 तरीके की होगी। कौन कौन सी होगी, पहली जो होगी वो स्केलर होगी, जिनको अभी हम बताएंगे आगे इसके बारे में। दूसरी होगी वेक्टर, और तीसरी जो होगी वो टेंसर, है ना। तो स्केलर, वेक्टर और टेंसर, ये 3 तरीके की बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिनको डिस्क्राइब करने के लिए या जिनको बताने के लिए, जिनमें वो फिजिकल क्वांटिटीज इनके लिए बस केवल आप न्यूमेरिकल वैल्यूज, है ना, ओनली केवल न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे टाइम हो गया, टाइम के बारे में हम बताएं तो टाइम जो है वो हर जगह, चाहे आप पूरब में जाइए वहां पर भी, पश्चिम में जाइए वहां पर भी टाइम वही होगा। मास के बारे में बात करें तो ये सब जो है क्या हो गई, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू आप बता दीजिए, बात सफिशिएंट है, चाहे वो मेजरमेंट में हो चाहे डिस्क्राइब करने के लिए हो। तो ये चीज आई। दूसरी बात आती है वेक्टर क्वांटिटीज के लिए। अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात करें तो अगर वेक्टर क्वांटिटीज में हमको अगर इनको बताना है, वेक्टर क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करना है, तो वहां पर हमको न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। अब डायरेक्शन जैसे मान लीजिए हमने बोला कि फॉर एग्जांपल हमने बताया कि एक फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का, तो 5 न्यूटन का फोर्स जो लगा रहे हैं, ये तो फोर्स लग रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, क्योंकि फोर्स जो लगाएंगे हम इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, इस ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे की तरफ भी, तो किस डायरेक्शन में फोर्स लग, जब तक हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे तब तक वो बात कंप्लीट नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन, न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है ना। तो वो सारी जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है। वेक्टर, तो जहाँ पर वेक्टर के बारे में हम बात अभी बहुत डिटेल में भी करेंगे आगे चल करके। और अगली आती है टेंसर, जिनका जो है टेंसर क्वांटिटीज का स्कोप जो है आपके सिलेबस से बहुत ही थोड़ा है। और अगर हम जैसे बताएं कि टेंसर क्वांटिटीज यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दें तो आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है कि ये जो होता है रोटेशन में यूज होता है, मास का रोटेशनल एनालॉग होता है।
जो हम ट्रांसलेटरी मोशन में मास को यूज़ करते हैं, अभी आप शायद हो सकता है इस बात को भी थोड़ा सा कम समझ पा रहे हो, लेकिन ये है कि भी आगे चल के इसको जब एक्सप्लोर करेंगे तो बताएंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में है क्या चीज़, और वहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप इसको महसूस कर पाओगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो, अगर मान लीजिए किसी भी एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालें तो ये जो है रोटेशन के टर्म में यूज़ होता है। तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन हम डिफरेंट करते जाएंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कुछ दूसरा होगा, मास वही है, ठीक है, साइज, शेप, साइज सब कुछ वही है, लेकिन अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी जो प्रॉपर्टी या जिनका मास जो होता है, मास ये सॉरी जिनका मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन के साथ बदलता जाता है, चेंजेस विद डायरेक्शन, है ना, जो डायरेक्शन के साथ बदलेगा वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, टेंसर क्वांटिटीज कहलाती हैं, है ना। तो ये इस तरीके से हमने आपको बताया कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उनको तीन तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। तो अब हम फिजिकल क्वांटिटी जब भी कभी एक्सप्रेस करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, है ना, तो फिजिकल क्वांटिटी जब भी कभी एक्सप्रेस की जाती है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू उस यूनिट के टर्म्स में कितने टाइम्स है, ये यूनिट, ये इनटू यूनिट कह सकते हैं। तो अगर हम छोटी यूनिट लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, और अगर हम बड़ी यूनिट लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी। ये एक तरीके का नियम होता है। जरा हम एग्जांपल दे करके आपको बताते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने लिया 100 मीटर, ये इक्विवेलेंट टू होता है, सेम चीज की आप नाप रहे हैं, 1 मीटर की कोई स्टिक है 100 मीटर की, तो हम उसको अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर। 100 मीटर ये बराबर हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर से। तो मीटर क्या होगा, ये मीटर जो होगा ये बड़ी यूनिट होगा, ये यूनिट के बारे में बता रहा है कि 1000 टाइम्स मीटर की जो स्टिक हुई हमने उसको उससे नापा, या फिर हम बोले कि 10,000 टाइम्स हमने सेंटीमीटर वाली जो पोर्शन है उसको हमने 10,000 टाइम्स नापा, बात बराबर है। तो एक ही चीज को हम नाप रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी जो है वो क्या है, लेंथ को हम नाप रहे हैं इसमें मीटर में या सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर या मीटर में जो नापी जा रही है वो क्या है, कहने का मतलब हो गया कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है या बड़ी है तो उस केस में जो यूनिट होगी वो छोटी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है तो यूनिट क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है उसमें हम इनवर्स रिलेशन लेंगे यूनिट का, है ना, यूनिट बढ़ेगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाएगी और यूनिट घटेगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। वो इस तरीके से सिंपल सा एक एग्जांपल देगा। तो फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट की जरूरत होती है ना। तो यूनिट जो होती है वो, अब हम आगे यूनिट के बारे में कुछ थोड़ा सा बात करना चाहते हैं आपसे। कैसे बात करेंगे, थोड़ा सा लीजिए देखते हैं यूनिट के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं यूनिट्स के लिए, है ना। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे थे, उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को कुछ एक्सेप्टेड यूनिवर्सल, कुछ एक्सेप्टेड वैल्यूज होती है मेजरमेंट के लिए, है ना। तो उन्हीं को जो है हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड वैल्यूज में हम जो है मेजर करते हैं। तो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड वैल्यूज का मतलब क्या हो गया, मतलब क्या होगा कि हम जो है एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मानते हैं। जैसे मान लीजिए पुराने समय में क्या था कि लेंथ नापी जाती थी, तो लेंथ को क्या करते थे, कहीं पर कोई एक स्टिक ले रहा है, कोई छोटी स्टिक ले रहा है उससे नाप रहा है, कोई अपने हिसाब से कोई बड़ी स्टिक ले रहा है, कोई लाठी से नाप रहा है खेत की डायरेक्शन को। तो उसमें क्या होता था, वो सबकी स्टिक अलग अलग हो जाती थी, डिफरेंट लेंथ की हो जाती थी। तो उस केस में जो मेजरमेंट होता था वो एग्जैक्ट नहीं आता। मान लीजिए कभी खो गई तो दूसरी वो अंदाज करके उसी हिसाब से बनाते थे। तो वो जो तरीका था वो जो है वो बहुत ही एक्सेप्टेड पूरी तरीके से नहीं था। कहीं पर कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है उस चीज़ को। भाई कह रहा है अगर आपने जो है लेंथ पहले से नापी और आप कह रहे हो कि नहीं हम जो है दूसरी स्टिक बना ले रहे हैं उसी तरीके की, तो अंदाज करके आप बनाओगे, हो सकता है कम ज़्यादा हो जाए। तो उस केस पे एक स्टैंडर्डाइजेशन जरूरी था, एक फिक्स्ड वैल्यू, हम फिक्स्ड वैल्यू के टर्म में हम मेजर करें। वो तो हम एक लेंथ के बारे में बोल रहे हैं, इस तरीके से मास भी, टाइम भी, सभी चीज़ों के लिए।
हम अभी आगे जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे डिटेल में उसके बारे में आपको बताते जाएंगे ऐसा क्यों आया, कैसे आया। तो जो ये आया कि स्टैंडर्ड, तो एक स्टैंडर्ड टर्म में हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड टर्म में जो मेजर आया तो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड वैल्यूज यहाँ पर जो आ रही है, एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड वैल्यूज, तो उसके टर्म में हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे, ये हमेशा। तो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, तो इसमें ऐसा किया गया कि जो साइंटिस्ट थे वो एक साथ बैठे, वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट, जो अच्छे साइंटिस्ट थे, एक जगह कॉन्फ्रेंस किया, सब लोग इकट्ठा हुए, जिनेवा में कहा जाता है, ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई थी। और वहाँ पर सभी लोगों ने जो है बैठ करके ये डिसाइड किया कि जो पहले शुरू में होता क्या था कि जो फ्रांस वाले थे वो अपनी एक अलग स्टैंडर्ड बनाए हुए थे, ब्रिटिश वाले जो थे वो अपना एक अलग स्टैंडर्ड बनाए हुए थे। तो बाद में ये हुआ कि नहीं साहब, पूरे वर्ल्ड में जो मेजरमेंट होगा या जो टेक्नोलॉजी होगी उसको जो है हम लोग एक ही यूनिट में, कॉमन यूनिट में हैंड ओवर करेंगे या बताएंगे या डिस्क्राइब करेंगे। तो उसको बोला गया एसआई यूनिट, है। तो सबसे पहले जो एक्सेप्टेड थी वो क्या थी, वो जो शुरू में आई थी वो एमकेएस पहले चलती थी, है ना, एमकेएस, सीजीएस और उसके अलावा जो थी एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, ये 3 तरीके से। तो एमकेएस जो थी वो मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ये क्या था, ये था सेंटीमीटर, ग्राम, जी से ग्राम और इससे सेकेंड। देखो सेकेंड कहीं नहीं चेंज हो रहा है। उसके अलावा ये जो एफपीएस था, वो एफपीएस क्या था, फुट, पाउंड और सेकेंड। तो कुछ सेकेंड सभी में सेम है, कॉमन है, जरा देख लीजिए। और फुट, पाउंड, सारी चीजें जो है ये जो है सबसे पहले क्या था कि ये जो दोनों सिस्टम थे, ये सबसे पहले फ्रांस के लोगों ने इसमें मेजरमेंट स्टार्ट किया था, उसको स्टैंडर्डाइज किया था। तो ये फ्रेंच सिस्टम कहलाता है, ये फ्रेंच सिस्टम कहलाता है। फ्रेंच सिस्टम में भी अगर देखा जाए तो जो एमकेएस वाला होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो मीटर किलोग्राम सेकेंड जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड था। उसके बाद आता था सीजीएस सिस्टम जो होता था। सीजीएस में जो है, सीजीएस सिस्टम को जो है हम लोग कहीं कहीं इसको जो है गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं, उसको गॉसियन सिस्टम भी कहा जाता है, गॉसियन सिस्टम। फिर आता है एफपीएस के बारे में। तो एफपीएस जो है सबसे पहले जो है वहाँ पर एफपीएस ये ब्रिटिश के लोगों ने, है ना, ये ब्रिटिश के लोगों ने ये ब्रिटिश सिस्टम कहलाता है। तो सबसे पहले ब्रिटिश के लोगों ने एफपीएस में मेजरमेंट स्टार्ट की थी। मैक्सिमम जो पहले पुरानी जो इंजीनियरिंग की बुक आती थी वो सब उसमें जितने भी मेजरमेंट होते थे वो सब एफपीएस में दिए हुए होते थे। तो उसमें फुट, पाउंड और सेकेंड में, है ना। इसको इंजीनियरिंग सिस्टम इसीलिए बोलते हैं, इंजीनियरिंग सिस्टम, इसीलिए इसको इंजीनियरिंग सिस्टम भी बोला जाता है। कि ज़्यादातर जो इंजीनियरिंग की बुक्स थी स्टार्टिंग में तो सब एफपीएस में लिखी हुई थी, बाद में उनका कन्वर्जन हुआ, सब फिर वो जो है वो एसआई में आई। तो एसआई जो होती थी वो क्या था कि जब सब लोग अलग अलग तरीके से नाप रहे थे, पूरे वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो रहा था, कहीं पर एफपीएस में जा रही थी, कहीं पर, क्योंकि फ्रेंच के लोग भी कम इंटेलिजेंट नहीं थे, वो लोग भी, उनके भी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सी डिस्कवरी वहाँ पर भी हुई, वहाँ के लोगों ने भी बहुत सी चीज़ें खोजी, बहुत सी चीज़ों का रिजल्ट निकाला। तो वो जो अपना मेजरमेंट दे रहे थे वो एमकेएस और सीजीएस में दे रहे थे, और ब्रिटेन के लोग जो थे वो अपना जो रिजल्ट दे रहे थे वो एफपीएस में दे रहे थे। तो ये हुआ कि दोनों की जो दोनों की नापने का जो सिस्टम था वो चेंज हो जा रहा था, उससे कुछ क्या होती, कन्वर्जन में एरर आ रही थी। तो जब सारे साइंटिस्ट एक साथ बैठे तो उन लोगों ने रिजल्ट निकाला कि नहीं, हम लोग ऐसा करते हैं कि एक कॉमन ले लेते हैं, एक कॉमन सिस्टम लेकर के चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसआई, है ना। तो एसआई सिस्टम के बारे में सबसे पहले, अब एसआई क्या होगा, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट हो गई। तो इसी सिस्टम में जो भी जितनी भी यूनिट्स होंगी, तो ऑल
ऑल यूनिट्स आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, है ना। वो सारी ये जितनी भी यूनिट्स थी वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड थी। सभी सारे साइंटिस्ट जो है बैठे और वो इस बात पर एग्री हुए कि हम सभी लोग मेजरमेंट जो होगा वो एसआई में करेंगे, ये सारी चीजें। तो इसका एसआई को जो है एक्चुअल में ये शॉर्ट फॉर्म होता है किसका, ली सिस्टमी इंटरनेशनल डी यूनिटीज, इंटरनेशनल डी यूनिटीज, ये इस तरीके से लिखने का तरीका होता है। तो इसी का ये शॉर्ट फॉर्म है। तो ये जो है कभी कभी एग्जाम में भी पूछते हैं ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि ली सिस्टमी इंटरनेशनल डी यूनिटीज, इसको जो है इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये सारी बातें आपको, तो कहता क्या है कि अब फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने आपको बताया, कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होती थी उनको एक एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड वैल्यूज में उनका मेजरमेंट होने लगा। मेजरमेंट जब हुआ तो अब उसमें जो है एमकेएस भी था, सीजीएस भी था, एफपीएस भी था, और जिससे जो है प्रॉब्लम आई मेजरमेंट में, बाद में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में प्रॉब्लम आई। फिर उसके बाद जो है वो एसआई सिस्टम आया। एसआई सिस्टम जो था वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम था। सारे साइंटिस्ट जो है उस चीज़ पर जो है एग्री करे कि जो भी मेजरमेंट होगा वो इसी में होगा। ज़्यादातर आप ये मान के चलिए कि जो भी एमकेएस सिस्टम होता है वो सब एसआई होता है, करीब करीब ये मान के चलिए सभी कुछ वैसा ही होता है। तो यहाँ पर तो ये आया। बेसिकली अगर देखा जाए कि जो मेजरमेंट होता है, अगर बहुत ही अच्छा एक चीज़ हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि जो माइक्रो और मैक्रो फिजिकल क्वांटिटी, दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो जहाँ पर अगर हम एक इसको नोट फॉर्म में हम लिख देते हैं, तो अगर वेरी लार्ज, अगर हम बोले वेरी लार्ज फिजिकल क्वांटिटीज, अगर वेरी लार्ज फिजिकल क्वांटिटीज अगर इनका मेजरमेंट हो रहा है तो वो हम लेंगे उसको मैक्रो में। और बहुत ही अगर वेरी स्मॉल का हो रहा है, वेरी स्मॉल फिजिकल क्वांटिटीज का हो रहा है, तो उसको हम लेंगे माइक्रो में। तो माइक्रो और मैक्रो ये दो टर्म याद रखना। जैसे हम बोले कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम बोल रहे हैं तो वो क्या जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, सॉरी 9.1 × 10⁻31 kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर हम चार्ज के बारे में बोलते तो चार्ज हुआ जाता 1.6 × 10⁻19 कूलम। और अगर हम बोले कि मास ऑफ सन, तो मास ऑफ सन तो मास ऑफ सन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × 10⁻30 kg। तो ये बहुत बड़ा हो गया, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई, और ये बहुत छोटी क्वांटिटी हो गई। तो जो छोटी क्वांटिटी होती है वो माइक्रो में उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, है ना, माइक्रो कहलाती है। और जो बहुत बड़ा मेजरमेंट होता है वो मैक्रो कहलाता है। माइक्रो और मैक्रो इस तरीके से दो हो गई, है ना। तो यहाँ पर दो बातें हमने आपको बताई कि माइक्रो क्या होती है और मैक्रो क्या होती है। कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि ये लिखा रहता है, कि कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा रहता है MKS MKSA, और कहीं कहीं लिखा रहता है MKSQ। अगर MKS सिस्टम के बारे में बात करें या कोई एक सिस्टम, इस सिस्टम में मेजरमेंट, इस सिस्टम में मेजरमेंट, तो जहाँ पर हम यहाँ पर A जो आ गया वहाँ पर वो एम्पियर को बता रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर करंट को हम जहाँ पर करंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी करंट को भी लेकर के चलते हैं, वहाँ पर MKSA, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड और एम्पियर, तो वो वहाँ पर वो इस तरीके से आ जाता है। और अगर तब हम MKSA लिखते हैं, और अगर यहाँ पर चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी लेकर के चलेंगे, वैसे बहुत कम जगह लेकर के चला जाता है, तो लेकर के अगर कहीं कहीं कुछ लोग मेजर करते हैं इस तरीके से, तो MKSQ हो जाता है। क्यू मतलब क्या हो गया, वो चार्ज के लिए है, कूलम में हम उसको जो है मेजरमेंट करेंगे बाद में। तो ये MKSQ, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएगी, है ना, करंट वहाँ पर नहीं लेकर के चलेंगे। तो बस इतनी चीज़ें आप आज हम यहीं पर बताते हैं। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम और भी इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे, और आप लोग इंटरेस्ट लेकर के इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू।